वो क्या करे ना, असफलताओं से निराश होना हमें आता नहीं। असफलताओं से निराश होना हमें आता नहीं। मंजिल मिलेगी हमें ज़रूर, ये हौसला दिल से कभी हमारे जाता नहीं। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोविड टीकाकरण अभियान मात्र कवचम किस राज्य में शुरू किया गया। तो ये जो कोविड टीकाकरण अभियान है मात्र कवचम किस राज्य में शुरू किया गया? केरल, हरियाणा, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या होगा भाई? केरल। जो कोविड टीकाकरण अभियान है ये केरल में शुरू किया गया। तो आइए देख लेते हैं। कोविड 19 संक्रमण के खिलाफ राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने हेतु केरल सरकार के अभियान मात्र कवचम का हाल ही में जिला स्तर पर उद्घाटन किया गया है। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सपोर्ट पंजीकरण किया जाएगा। गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय कोविड वैक्सीन प्राप्त कर सकती हैं। विशेष टीकाकरण अभियान गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक मजबूत बचाव के रूप में आता है। अब अभियान के बारे में जान लेते हैं। मॉडल कार्यक्रम के तहत सभी जिला अस्पतालों में टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शुरुआत में सपोर्ट पंजीकरण के जरिए 100 गर्भवती महिलाओं को कोविड का टीका दिया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर सभी अस्पतालों में और अधिक गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण कराया जाएगा। केरल के तो जान लेते हैं केरल के मुख्यमंत्री। अब केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनारी विजयन। और केरल के राज्यपाल है भाई आरिफ मोहम्मद खान। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस सरकार ने नई ईवी नीति 2021 लॉन्च की है? कि किस सरकार ने या किस राज्य ने ईवी नीति 2021 लॉन्च की है? केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई महाराष्ट्र सरकार ने। आइए जान लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की है। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा घोषित नीति का उद्देश्य देश में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है। महाराष्ट्र में पेश की गई नई ईवी नीति 2018 की नीति का संशोधन है। इसे महाराष्ट्र को भारत में बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया है। इस नीति का लक्ष्य 2025 तक सभी नए वाहनों के पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों का 10% हिस्सा बनाना है। इस महत्वाकांक्षी मिशन के लिए राज्य सरकार ने रुपये 930 करोड़ की पॉलिसी 31 मार्च 2025 तक वैध कर दी है। इसे सफल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की रोड टैक्स और रजिस्ट्री चार्ज में छूट दी जाएगी। महाराष्ट्र की राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसानों के लिए लॉन्च किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है? किसान सारथी, खेती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई किसान सारथी। आइए जान लेते हैं। किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा संयुक्त रूप से किसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। किसान सारथी की यह पहल दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप में किसानों को सशक्त बनाना है। ICAR के वैज्ञानिक किसानों की फसलों को उनके खेतों के गेट से गोदामों, बाजारों और उन स्थानों पर जहां वे न्यूनतम नुकसान के साथ बेचना चाहते हैं, परिवहन के क्षेत्र में नई तकनीकी हस्तक्षेपों पर शोध करेगी।
केंद्रीय आईटी मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और संचार मंत्रालय किसानों के सशक्तिकरण के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि रेल मंत्रालय फसलों के परिवहन में लगने वाले समय को कम करने की योजना बना रहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंध्र सरकार ने आंध्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10%, 12%, 13%, इनमें से कोई नहीं। तो ये की है भाई 10% की। आइए जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने संविधान अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य सरकार में प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए कापू समुदाय और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। रोजगार में 10% आरक्षण से कापू को लाभ होगा, जो ना तो बीसी कोटे के तहत लाभान्वित है और ना ही ईडब्ल्यूएस कोटे और अन्य खुली प्रतिस्पर्धा वर्ग के तहत, जो ईडब्ल्यूएस कोटा लागू नहीं होने के कारण आरक्षण के लाभ से वंचित है। 10% आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशा निर्देश निम्नलिखित होंगे। ऐसे व्यक्ति जो एससी, एसटी और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की मौजूद योजना के तहत कवर नहीं है और जिनकी सकल वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाना है। आय में आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोत यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय शामिल हैं। इस उद्देश्य के लिए परिवार शब्द में वह व्यक्ति शामिल होंगे जो आरक्षण का लाभ चाहते हैं, उसके माता पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई बहन और उसकी पत्नी का पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे भी शामिल हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ चाहने वाले व्यक्ति को संबंधित तहसीलदार से आवश्यक ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी है, जबकि राज्यपाल विश्व भूषण हरिश्चंद्र है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोनालू जो उत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है? बोनालू उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है भाई? तेलंगाना, केरल, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा तेलंगाना। तो बोनालू उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना के अंदर। आइए जान लेते हैं। बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव है जो हर साल तेलुगु में आषाढ़म महीने जून और जुलाई में पड़ता है। यह उत्सव हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों और तेलंगाना राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। बोनालू उत्सव को राज्य उत्सव 2014 में राज्य के गठन के बाद के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा घोषित किया गया था। अब उत्सव के बारे में जान लेते हैं। बोनालू उत्सव हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों में 25 मंदिरों में देवी महाकाली को पारंपरिक बोनाम भोजन में उत्पन्न, जिसका अर्थ है भोजन की पेशकश करते हैं। अब तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के राज्यपाल है भाई तमिलिसाई सौंदरराजन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन इससे पहले प्यारे बच्चों, अगर वीडियो कैसी है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये जो रेड साइन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब वाला, इसको आप दबा दें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन हो गया है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? पूर्व राष्ट्रपति थे ममनून हुसैन। तो उनका संबंध किस देश से था? पाकिस्तान, इजराइल, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या होगा भाई? आपने गैस कर ही लिया होगा, कहाँ के थे? पाकिस्तान के।
आइए जान लेते हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन हो गया है। ममनून हुसैन का जन्म 1940 में आगरा में हुआ था और वे 1947 में अपने माता पिता के साथ पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने सितंबर 2013 और सितंबर 2018 के बीच पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। वह जून से अक्टूबर 1999 तक सिंध के गवर्नर थे, जब तत्कालिक पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार गिरा दी थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की पहली पोड टैक्सी किन के बीच चलेगी? अब भारत की जो पहली पोड टैक्सी है वो किन के बीच चलेगी? नोएडा हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच, नोएडा से ISBT के बीच, या फिल्म सिटी से बांद्रा के बीच? तो इसका राइट होगा भाई नोएडा हवाई अड्डे से फिल्म सिटी के बीच। आइए जान लेते हैं। इंडियन पोर्ट रेलवे एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नोएडा एयरपोर्ट, जेवर और फिल्म सिटी के बीच पोड टैक्सी सेवा के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। दोनों गंतव्यों के बीच चालक रहित टैक्सी चलाने की योजना है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सौंपी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इसकी लागत लगभग 862 करोड़ रुपए होगी। इसकी दूरी 14 किलोमीटर है। यह भारत की पहली पोड टैक्सी सेवा होगी। पोड टैक्सी में प्रति कार 4 से 6 यात्री बैठ सकते हैं। यह महत्वपूर्ण परियोजना फिल्म सिटी और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच मौजूद आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र को सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। DPR के अनुसार कॉरिडोर 21, 28, 29, 30 और 32 जैसे विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, जो येडा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो क्वेश्चन है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार विजेता किस भारतीय फोटो पत्रकार का निधन हो गया है? अब ये फोटो पत्रकार थे और पुलित्जर जो है इन्हें पुरस्कार मिला है, वो कौन थे? दानिश सिद्दीकी, कपिल सिद्दीकी, मोहम्मद सिद्दीकी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट क्या होगा भाई? दानिश सिद्दीकी। आइए जान लेते हैं। 13 जुलाई 2021 को अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच लड़ाई की रिपोर्टिंग करते समय हुए संघर्ष में मारे जाने के बाद पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया है। वह अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी में कार्यरत थे। उन्होंने 2018 में रॉयटर्स समाचार एजेंसी के साथ फोटोग्राफर के रूप में काम करने वाले 6 अन्य लोगों के साथ प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार जो है प्राप्त किया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई, 16 जुलाई, 15 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा 17 जुलाई। आइए जान लेते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के काम को समर्थन और मान्यता देने के लिए 17 जुलाई को विश्व स्तर पर यह मनाया जाता है। यह दिन 17 जुलाई 1998 को रोम संधि को अपनाने और वर्षगांठ का प्रतीक है, जिस संधि ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय बनाया था। यह तब हुआ जब 120 राज्यों ने रोम में एक कानून को अपनाया। इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संधि के रूप में जाना जाता है। कानून को अपनाने के लिए सहमत होने वाले सभी देशों ने ICC के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वोत्तर रेलवे ने मंडुलाडीही रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर
क्या किया है, तो उसका नाम बदलकर क्या रख दिया है भाई, वाराणसी, लखनऊ, बनारस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई बनारस। तो पूर्वोत्तर रेलवे ने मुंडलाडीही रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है, बनारस। तो ये जान लेते हैं, पूर्वोत्तर रेलवे ने मुंडलाडीही रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस किया है। रेलवे बोर्ड के द्वारा नए नाम की मंजूरी मिलते ही एनटीआर ने पुराने साइन बोर्ड को नए साइन बोर्ड में बदल दिया है। मुंडलाडीही रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखे नए नाम बनारस को साइन बोर्ड पर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू में लिखा गया है। इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की प्रक्रिया पूर्व रेल मंत्री और जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2019 में जो है शुरू किया था। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने अंतरिक्ष में उगाए धान की पहली फसल को धरती पर पहुंचाया है? तो कौन सा देश है, चीन, भारत, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई चीन। ओके, जान लेते हैं, देश ने अंतरिक्ष में उगाए गए धान की पौधों को सफलतापूर्वक धरती पर पहुंचाया, जिसे उसने अंतरिक्ष चावल यानी कि स्पेस राइस का नाम दिया है। चीन के अंतरिक्ष यान की मदद से करीब 1500 धान के बीज धरती पर आए, जिसे चीन के कृषि विश्वविद्यालय परिषद में लगाया जाएगा। चीन की राजधानी का क्या नाम है भाई, बीजिंग। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। और चीन की मुद्रा का नाम क्या है भाई, रीन मिनबी। ओके, तो ये तो थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज के क्वेश्चन कैसे थे। और कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।